अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है क्या, इसकी हमें कब ज़रूरत पड़ती है, हम क्यों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को स्टडी करते हैं। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड एडिशन ऑफ वेक्टर, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ डिवीजन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी अगर एक वेक्टर है उसको दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में स्प्लिट किया जाए तो इस प्रोसेस को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। और जिन वेक्टर्स में हम किसी वेक्टर को स्प्लिट करते हैं उनको हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। और ये कंपोनेंट्स जब एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो यानी 90 डिग्री का एंगल बनाए तो इन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब क्वेश्चन यह है कि हमें किस वक्त रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। इसको मैं दो एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। एक ये कि देखो, मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मोशन करता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और वो फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाए, तो हम देखते हैं कि फोर्स हम एक डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं और मोशन जो है अलोंग दी एक्स एक्सिस होती है, यानी दूसरी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर हम ये मालूम करना चाहे कि कौन सा फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस फोर्स को रिजॉल्व करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो इस सिचुएशन में वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि मोशन की डायरेक्शन में हो। यहाँ पे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एक्स कंपोनेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम मूव करते हैं इस तरह कि वो एक्स एक्सिस के साथ या जमीन के साथ कुछ एंगल बनाए, जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम मूव करते हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस सिचुएशन में ये ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस भी मोशन करता है और अलोंग एक्स एक्सिस भी मोशन करता है। तो अगर हम ये जानना चाहें कि ये ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से उसने मोशन शुरू की है, इस पॉइंट से कितना अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर गया है या कितना मीटर या सेंटीमीटर अलोंग वाई एक्सिस मूव कर गया है, तो इस सिचुएशन में हम इसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। अब किस तरह हम कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करते हैं, किस तरह हम एक वेक्टर को स्प्लिट करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि इसी वेक्टर को मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करता हूं। चूंकि ये ऑब्जेक्ट की मोशन है और मोशन को हम वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ये वेक्टर मैंने रिप्रेजेंट किया इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो ऑरिजिन है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ओ से, और जो वेक्टर का हेड है वहां पे मैं पी का निशान लगा लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है, पॉइंट पी से एक्स एक्सिस की तरफ एक लाइन लगाता हूँ, और जिस पॉइंट पे ये लाइन एक्स एक्सिस को टच करता है उसको मैं क्यू का नाम देता हूँ, और साथ में पॉइंट पी से वाई एक्सिस की तरफ एक लाइन लगाता हूँ, और जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को ये लाइन टच करती है उसको मैं एस का नाम देता हूँ। अब ये एस पी लाइन जो है ये चूंकि अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसको मैं नाम देता हूँ वी एक्स, यानी कि वी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, और पी क्यू लाइन जो है ये अलोंग वाई एक्सिस है तो ये वेक्टर हो गया वी वाई। तो ये कंपोनेंट्स है वेक्टर वी के। वी एक्स को मैं एक्स कंपोनेंट कहता हूँ और वी वाई को वाई कंपोनेंट मैं कहता हूँ। तो ये वेक्टर वी के दो कंपोनेंट्स है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, और ये दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री का एंगल एक दूसरे के साथ बना रहे हैं। तो इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर वी। अब अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो वी वेक्टर जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वी वेक्टर इट इज इक्वल टू
वी एक्स यानी एक्स कंपोनेंट प्लस वी वाई कंपोनेंट। तो इट इज द सम ऑफ टू वेक्टर। मतलब यह है कि वेक्टर v जो है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वी एक्स एंड वी वाई। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि वेक्टर v जो है अगर इसको मैं बोल्ड लिखूं तो इट इज इक्वल टू वी एक्स आई यूनिट वेक्टर और वी वाई जे यूनिट वेक्टर। तो ये हमने इस वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिख दिया है। अब अगर हमने इस वी एक्स को फाइंड आउट करना है या वी वाई को मैथमेटिकली फाइंड आउट करना है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए मैं ओ क्यू पी ट्राइंगल ले रहा हूँ। इस ट्राइंगल में वी एक्स जो है या मैं कहता हूँ कि ओ क्यू जो है ये बेस है और क्यू पी जो है ये परपेंडिकुलर है और ओ पी जो है ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर मैंने ए एक्स को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए मैं कॉस थीटा का इस्तेमाल करता हूँ। तो हमें पता है कि कॉस थीटा जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस थीटा इट इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को मैं एच वाई पी से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब अगर हम इस ट्राइंगल को देखें यानी कि ओ क्यू पी ट्राइंगल को देखें तो इसके मुताबिक बेस जो है ये वी एक्स के बराबर है और हाइपोटेन्यूज जो है ये v के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि cos थीटा। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये v यहाँ पे आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन है टू फाइंड आउट दी x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v। सिमिलरली अगर हमने y कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैं साइन थीटा का इस्तेमाल करता हूँ। हमें पता है कि साइन थीटा जो है इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और नीचे हाइपोटेन्यूज। तो ये इक्वेशन है फॉर साइन थीटा। अब अगर हम इस ट्राइंगल को देखें इसके मुताबिक जो परपेंडिकुलर है ये इक्वल है वी वाई के। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी वाई और हाइपोटेन्यूज वी के बराबर है। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा लिखता हूँ। अब अगर इसको मैं रीअरेंज करो तो वी वाई जो है यानी वाई कंपोनेंट जो है इट इज इक्वल टू वी साइन थीटा। तो ये इक्वेशन है फॉर वाई कंपोनेंट। अगर हमें v का पता हो इस वेक्टर का पता हो तो इन दो इक्वेशंस से हम vx और vy की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हमें vx और vy का पता हो और हमसे ये पूछा जाए कि इन दो वेक्टर्स का जो असल वेक्टर है यानी वेक्टर v उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं और यही ट्राइंगल इस्तेमाल करते हैं ओ पी क्यू। तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर जो है इट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर लिखता हूँ और यहाँ पे मैं अंडर रूट भी लगा लेता हूँ। ये अंडर रूट हो गया और ये अंडर रूट हो गया। अब इस ट्राइंगल के मुताबिक हाइपोटेन्यूज जो है ये बराबर है v के और यहाँ पे ये अंडर रूट और स्क्वायर को मैं कैंसिल करता हूँ तो हमारे पास v आ जाएगा और यहाँ पे मैं अंडर रूट लिखता हूँ। तो बेस जो है ये हमारे पास इक्वल है वी एक्स के तो वी एक्स का स्क्वायर और परपेंडिकुलर बराबर है वी वाई के। तो ये हमारे पास इक्वेशन है टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। सिमिलरली अगर हमने डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है तो डायरेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हमें पता है कि इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस और ट्राइंगल के मुताबिक परपेंडिकुलर जो है वी वाई और बेस जो है ये बराबर है वी एक्स के। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि टेंजेंट थीटा जो है इट इज इक्वल टू वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। अब मैं क्या करता हूँ कि चूंकि हमने थीटा को फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। तो इस इक्वेशन से हम थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा
अगर हमारे पास एक वेक्टर है जो कि 3 डायमेंशन में है, तो उसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करते हैं कि फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है तो इसकी 3 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस अलोंग हो जाएगा, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा और तीसरा अलोंग जेड एक्सिस हो जाएगा। तो उसकी मैग्नीट्यूड हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। थैंक यू।